हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तल्डा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए आ जाइए सीएस प्रोफेशनल के बच्चे। कॉर्पोरेट फंडिंग आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इंपॉर्टेंट लिमिट्स हम फटाफट रिवाइज करने वाले हैं सर। कॉर्पोरेट फंडिंग के सारे इंपॉर्टेंट लिमिट्स आपको बहुत परेशान कर रहे होंगे, मैं जानता हूं, और उसी का सोल्यूशन इस वीडियो में है। आपको बहुत जल्दी जल्दी मैं रिवाइज कराऊंगा सारे इंपॉर्टेंट लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स बहुत सारे, सबको पता है कि बहुत सारे लिमिट्स हैं, सारे के सारे आप याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने आपके लिए अलग से कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स निकाले हैं जो मैं चाहता हूं कि आप याद करो। मिनिमम आपको इतने लिमिट्स याद करने हैं। सारे के सारे लिमिट्स आपको याद नहीं होंगे, वो भ्रम में आप मत जियो। ठीक है, तो ये वाले पे ज्यादा फोकस करना है, ये वाले आपको अच्छे से याद करना है, और मैं आपको इस वीडियो में हेल्प करने वाला हूं ताकि आप मेरे साथ साथ बोल बोल के इसको याद कर लो। ठीक है, कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी अपन सारे अच्छे से रिवाइज कर लें। दूसरी चीज की आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये इस पे हो सकता है सेपरेट क्वेश्चन ना आए, हो सकता है इस पे सेपरेट क्वेश्चन ना आए, बट ये ऐसा टॉपिक है सर जो आप अलग 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 टाइप के क्वेश्चंस में इसको सजा सजा के यूज कर सकते हो। मल्टी यूटिलिटी है इसकी। आप शॉर्ट नोट्स में भी लिख सकते हो, आप डिस्टिंग्विश बिटवीन में लिख सकते हो, आप केस स्टडी में भी लिख सकते हो, आप एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एल्यूसिडेट, ये वो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं आप इस लिमिट को यूज करके अपने आंसर की खूबसूरती बढ़ा सकते हो। ठीक है, आपको ज्यादा मार्किंग्स मिल सकती है, इंप्रेशन बहुत अच्छा क्रिएट हो जाता है अगर आप लिमिट सही से लिख के आ गए तो। आए ख्याल में, तो ये इसका इंपॉर्टेंस रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाओ फटाफट फटाफट आ जाओ। लेट्स स्टार्ट इंपॉर्टेंट लिमिट्स कॉर्पोरेट फंडिंग। फटाफट लाइक कर देना पहले, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एन आईपीओ। आईपीओ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रेगुलेशन 6 ऑफ आईसीडीआर रेगुलेशंस। तो बोलो सबसे पहला कंडीशन क्या होता है। पहले हम क्राइटेरियाज पढ़ते हैं। जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वो डिसाइड करेंगे कि उनको फिक्स प्राइस इशू करना है या उनको बुक बिल्डिंग करनी है। ठीक है, दोनों में से जो वो चूज करना चाहे कर सकते हैं अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो। ये क्राइटेरिया किसके लिए है, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए। अनलिस्टेड कंपनी जो आईपीओ करने वाली है, पहली बार आईपीओ कर रही है, पब्लिक से पैसा रेज कर रही है, उनके लिए क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन होता है एनटीए, नेट टेंजिबल एसेट, एटलीस्ट आपके होने चाहिए 3 करोड़ रुपीज इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स। 3 फुल ईयर्स में प्रीसीडिंग हर साल में, इन ईच एनटीए, नेट टेंजिबल एसेट शुड बी एटलीस्ट 3 करोड़, एटलीस्ट 3 करोड़ होना चाहिए हर साल में। आए ख्याल में। फिर आपका एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है आपका एनुअल एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो होना चाहिए 15 करोड़ इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, 3 फुल ईयर्स। क्लियर है, तो आपको नंबर्स पे ध्यान देना है, और ये एटलीस्ट है क्या है तो वो आपको समझ रहे हो, वो साइन याद रखनी है। ठीक है, तो सब में एटलीस्ट लिखा हुआ है, कम से कम, मतलब एग्जैक्ट वो नंबर भी आएगा और मोर। ठीक है, तो 3 करोड़ और मोर, 15 करोड़ और मोर, एग्जैक्ट लिमिट भी इंक्लूडेड है। क्लियर है, और फिर आता है नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़ इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स। क्लियर है, तो नेट टेंजिबल एसेट एटलीस्ट 3 करोड़, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन ईच ऑफ द 3 फुल ईयर्स 15 करोड़, और नेटवर्थ एटलीस्ट 1 करोड़। क्लियर है, तीनों क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने हैं। और फिर अगर अगर आपका नाम बदला है इन प्रीसीडिंग 1 फाइनेंशियल ईयर, अगर 1 ईयर पिछले 1 साल में आपका नाम बदला हुआ है तो आपको एक और कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। वो है कि आपकी जो रेवेन्यू है उसमें से 50% रेवेन्यू आपकी नए नाम से आनी चाहिए। ध्यान दो, इफ द नेम इज चेंज विद इन लास्ट 1 ईयर देन एटलीस्ट 50%, एटलीस्ट का मतलब क्या है, 50% भी कवर्ड है, एटलीस्ट 15 मतलब 50% और मोर, तो 50% और मोर ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू ऑफ प्रीसीडिंग 1 फुल ईयर शुड बी अर्न फ्रॉम द एक्टिविटी इंडिकेटेड बाय द न्यू नेम। नए नाम से जो आप एक्टिविटी कर रहे हो उस एक्टिविटी से आपकी रेवेन्यू एटलीस्ट 50% होनी चाहिए, तो आप आईपीओ ला सकते हो। ठीक है, और अगर इनमें से मैं कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता हूं, कोई भी एक क्राइटेरिया मेरा अगर फुलफिल नहीं होता है, मतलब मैं कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा हूं, तो आपके पास एक और दरवाजा है, एक और ऑल्टरनेटिव रूट है। तो ऑल्टरनेटिव रूट क्या है, दैट इज कंडीशन 2, कि अगर आप कंडीशन 1 फुलफिल नहीं करते हो तो भी आप आईपीओ ला सकते हो। तो आपके लिए क्या रूट है, आपको बुक बिल्डिंग से आईपीओ लाना पड़ेगा।
कंडीशन क्या है, बुक बिल्डिंग से ही लाना पड़ेगा और एटलीस्ट 75% ऑफ द नेट ऑफर टू पब्लिक सब्सक्राइब करवाना होगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से। आए ख्याल में? तो अगर आप 75% ऑफ द नेट ऑफर टू पब्लिक सब्सक्राइब करवाने में सक्सेस हो गए फ्रॉम द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, तो आप पब्लिक इशू कर सकते हो। क्लियर है? तो ये ऑल्टरनेटिव रूट है अगर आप पहला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे तो। ठीक है, बुक बिल्डिंग रूट ओनली एंड अलॉट एटलीस्ट 75% ऑफ द नेट ऑफर टू पब्लिक टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एंड रिफंड इफ इट फेल्स। ठीक है, अगर आप 75% नहीं ला पाए तो फिर आपका पब्लिक इशू कैंसिल हो जाएगा और आपको सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। क्लियर है? देख लो अच्छे से, साथ साथ में आपको बोलना है, ये सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, साथ साथ में आपको भी बोलते जाना है तो बहुत ही बढ़िया मजा आएगा आपको। ठीक है, तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आईपीओ। क्लियर है? बढ़े आगे, चलो फिर आता है प्राइस एंड प्राइस बैंड। ठीक है, प्राइस एंड प्राइस बैंड क्या होगा इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग। ठीक है, बुक बिल्डिंग में आता है, आपको पता होगा। तो इसमें एक रेंज आप दे सकते हो, एक होता है फ्लोर प्राइस, मिनिमम प्राइस जो होगा वो होगा फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस और उसका जो रेंज है, प्राइस बैंड का जो रेंज है वो कितना होगा, उससे रिलेटेड ये क्राइटेरिया है। तो कैप यानी अपर लिमिट, कैप ऑन द प्राइस बैंड शेल बी लेस देन और इक्वल टू 120% ऑफ द फ्लोर प्राइस। जो भी आप फ्लोर प्राइस डिसाइड कर रहे हो उसका 120% और लेस, 120% और लेस का रेंज होना चाहिए। अब आपको पता है 120% मतलब 100% तो उतना ही होता है ना, ऊपर कितना जा रहे हैं हम, 20% ही जा रहे हैं। तो 20% का मतलब आपको रेंज दिया गया है, फ्लोर प्राइस के ऊपर 20% तक आप जा सकते हो, ये आपका रेंज है। 20% से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। क्लियर है? और उसमें अब एक नया प्रोविजो आया है कि मिनिमम कितना होना चाहिए। भाई प्राइस बैंड है, अपर बैंड है तो 100 के तो ऊपर ही होगा। अब अप टू 120% लिखा हुआ है तो आप रेंज 100% टू 101, 102, 103 कुछ भी रख सकते हो ना, कोई मिनिमम है ही नहीं। अब उन्होंने एक मिनिमम लाया है कि मिनिमम जो कैप होगा, जो अपर बैंड आपको मिनिमम रखना है वो 105% होना चाहिए। मतलब मिनिमम 5% का प्राइस बैंड आपको रखना ही पड़ेगा। 100 तो बेस है, फ्लोर प्राइस मतलब 100%, उसके ऊपर मतलब 105% तक आपको मिनिमम रेंज रखना पड़ेगा। बोले तो 5% का मिनिमम रेंज आपको रखना पड़ेगा। क्लियर है? प्रोवाइडेड दैट द कैप ऑफ द प्राइस शैल बी एटलीस्ट 105% ऑफ द फ्लोर प्राइस। आए ख्याल में? अब पहली बार ये मिनिमम का क्राइटेरिया डाला है कि ये कैप मैक्सिमम तो 120% हो सकता है, मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं था। अब उन्होंने मिनिमम का भी क्राइटेरिया डाल दिया है कि मिनिमम ये 105% होना चाहिए। मतलब अब इसका रेंज क्या होगा, 105% से लेके 120% के रेंज में कहीं पे भी ये हो सकता है। 105 से नीचे नहीं चलेगा और 120% से भी ऊपर नहीं चलेगा। क्लियर है? और फिर है कि ये कभी भी फेस वैल्यू से कम नहीं हो सकता। फ्लोर प्राइस और द फाइनल प्राइस। ठीक है, ध्यान दो, फ्लोर प्राइस और द फाइनल प्राइस। कैप के बारे में बात नहीं हो रही है, कैप मतलब अपर प्राइस। ये दोनों रेगुलेशंस अपर प्राइस के लिए था। अब ये कह रहे हैं जो बेस प्राइस है, फ्लोर प्राइस या जो भी बुक बिल्डिंग से फाइनल प्राइस डिसाइड होगी वो कभी भी इन एनी सर्कमस्टांसेस फेस वैल्यू से नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। क्लियर है? The floor price or the final price shall not be less than the face value of the specified securities. क्लियर है? तो ऐसे तीन अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। दो क्राइटेरियाज कैप के बारे में है और एक फ्लोर प्राइस के बारे में। आ रहा है कुछ समझ में? चलो बढ़े आगे। फिर है भैया मिनिमम सब्सक्रिप्शन। पूरे इशू का, आईपीओ का मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता ही है दैट शुड बी एटलीस्ट 90%। एटलीस्ट 90% ऑफ द ऑफर आपको, नेट ऑफर टू द पब्लिक आपको सब्सक्राइब करना होता है फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, थ्रू द नेट ऑफर डॉक्यूमेंट, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल अलग होता है, आपको पता ही है। ऑफर फॉर सेल छोड़ के जो नॉर्मल पब्लिक इशू है उसमें 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए। क्लियर है? और अगर नहीं मिला तो इशू कैंसिल करना पड़ेगा, सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर नहीं मिला तो सारा एप्लीकेशन मनी शैल बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स फोर्थविथ, नॉट लेटर देन 4 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। 4 दिन में आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा। क्लियर है? अब आते हैं मिनिमम एप्लीकेशन मनी एंड मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू। ठीक है, एप्लीकेशन जो पहला इंस्टॉलमेंट होता है उसमें आपको कितना पैसा मांगना होता है वो आपको आपने पढ़ा ही होगा, 25% ऑफ द इशू प्राइस। याद आ रहा है?
25% ऑफ द इशू प्राइस मिनिमम एप्लीकेशन स्टेज पे आपको एप्लीकेशन मनी मांगना होता है। क्लियर है, याद आ रहा है? द मिनिमम सम पेबल ऑन एप्लीकेशन पर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शैल बी एटलीस्ट 25% ऑफ द इशू प्राइस, 25% ऑफ द इशू प्राइस। क्लियर है? और फिर है पूरा जो वैल्यू होगा, पूरा जो एप्लीकेशन वैल्यू होगा उसका मनी का रेंज क्या होगा, ध्यान दो। The issuer shall stipulate the offer document the minimum application size in terms of number of securities which shall fall within the range of minimum application value of 10,000 to 15,000। तो ये जो लॉट साइज होती है, ये जो लॉट साइज होती है वो इससे डिसाइड होती है कि आपका जो भी मिनिमम ये एप्लीकेशन वैल्यू है इसको आपको प्राइस, आपकी जो है प्राइस बैंड है उससे आपको डिवाइड करना है, इससे आपको नंबर पता चलेगा। और ये नंबर क्या है, ये मिनिमम लॉट साइज होता है या उसके मल्टीपल्स में आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन वैल्यू जो है, पूरे एप्लीकेशन की जो वैल्यू है वो 10,000 से लेके 15,000 की रेंज में आना चाहिए। इतने नंबर ऑफ शेयर का लॉट आपको डिसाइड करना है। क्लियर है? क्लियर है क्या? तो इसको कहते हैं मिनिमम एप्लीकेशन मनी एंड मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन। बोलो आईपीओ कितने डेज तक ऑफर ओपन रहेगा? तो आपने पढ़ाई है मिनिमम 3 वर्किंग डेज, 3 वर्किंग डेज मिनिमम, और मैक्सिमम इट कैन गो टू 10 वर्किंग डेज। 3 वर्किंग डेज से लेके 10 वर्किंग डेज तक इशू ओपन रह सकता है। और अगर आप प्राइस को रिवाइज कर रहे हो तो मिनिमम 3 वर्किंग डेज से आपको ये एक्सटेंड करना होता है, और ये सब मिला के मैक्सिमम लिमिट है 10 वर्किंग डेज। 10 वर्किंग डेज में ये रिवीजन के भी डेज इंक्लूडेड है। क्लियर है? तो 3 वर्किंग डेज नॉर्मल मिनिमम एंड नॉट मोर देन 10 वर्किंग डेज। और अगर आप प्राइस रिवाइज कर रहे हो वॉलेंट्री या बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस तो वो मिनिमम रिवीजन होता है 3 वर्किंग डेज। ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू द अबव, मतलब 10 डेज से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 3 मिनिमम डेज रिवीजन के एक्स्ट्रा आपको एक्सटेंड करने पड़ेंगे, रिवीजन के केस में एक्स्ट्रा डेज देने पड़ेंगे, और ये एक्स्ट्रा 3 डेज मिला के 10 वर्किंग डेज ओवरऑल इशू का जो ड्यूरेशन है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन। फिर आते हैं लॉक इन पीरियड। ठीक है, उसमें आता है पहला प्रमोटर। बोलो प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए और कितना लॉक इन होता है? तो कंट्रीब्यूशन होता है उसका 20%, 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। पोस्ट इशू कैपिटल जितना भी आपका रहेगा उसका मिनिमम 20% प्रमोटर्स को सब्सक्राइब करना होता है, मेंटेन करना होता है, और वो लॉक इन रहता है कितने सालों तक वो भी हम पढ़ेंगे, अलग अलग आता है, इसमें अमेंडमेंट था, आई होप सो आपको पता होगा। आ जाओ, तो क्या है? प्रमोटर मिनिमम कंट्रीब्यूशन दैट इज 20% शैल बी लॉक्ड इन फॉर अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। ध्यान दो, अमेंडमेंट है इसमें 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द आईपीओ। लेकिन अगर आपका जो पैसा है, अगर आपका जो पैसा है वो कहां यूज हो रहा है, ध्यान दो, 2 सिचुएशंस है। प्रोवाइडेड एंड इन केस, सिचुएशन दी है, इन केस मेजॉरिटी ऑफ द इशू प्रोसीड्स एक्सक्लूडिंग द पोर्शन ऑफ ऑफर फॉर सेल। हर जगह ये आप पढ़ोगे, ऑफर फॉर सेल छोड़ के जो नॉर्मल आपका आईपीओ है उसका मेजॉरिटी प्रोसीड्स अगर आप कहां यूटिलाइज कर रहे हो, इज प्रपोज टू बी यूटिलाइज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि नॉर्मली होता ही है। नॉर्मली आईपीओ से आप इतना बड़ा पैसा काहे के लिए रेज करते हो? एक्सपांशन के लिए, कैपिटल एसेट्स में पैसा जाता है। तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा लगने वाला है वो भी कितना? मेजॉरिटी, यानी 50% से ज्यादा। ठीक है, ध्यान दो, मेजॉरिटी पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जाने वाला है तो ये लॉक इन कितने साल के लिए रहेगा? 3 इयर्स, 3 साल तक का लॉक इन होगा अगर आपका मेजॉरिटी प्रोसीड्स ऑफ द इशू एक्सक्लूडिंग ऑफर फॉर सेल इज टू बी यूटिलाइज्ड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब 18 मंथ्स कब अप्लाई होगा? जब आपका मेजॉरिटी पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं लग रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंस में लग रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? मेजॉरिटी पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर लग रहा है तो 3 इयर्स का लॉक इन होगा, और अगर मेजॉरिटी पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं लग रहा है तो 18 मंथ्स का लॉक इन होगा। क्लियर है? तो पैसा कहां यूटिलाइज हो रहा है, दिस विल डिसाइड कि लॉक इन कितना लगेगा। क्लियर है? और जो एक्सेस होता है 20% क्या होता है? मिनिमम 20% के ऊपर जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होता है वो भी लॉक्ड इन होता है। ठीक है, द एक्सेस प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ओवर द मिनिमम रिक्वायर्ड प्रमोटर कंट्रीब्यूशन विल बी लॉक्ड इन फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स, सेम नॉर्मल 6 मंथ्स, लेकिन अगर आपका इशू कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, सेम मेजॉरिटी एक्सक्लूडिंग ऑफर फॉर सेल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, तो ये एक्सेस प्रमोटर कंट्रीब्यूशन पे कितना लॉक इन लगता है? 1 ईयर। आए ख्याल में? मतलब नॉर्मल लिमिट्स ही हैं।
कैपिटल एक्सपेंडिचर में मेजॉरिटी पैसा लगने वाला है, तो नॉर्मल लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स फॉर मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन और एक्सेस के लिए होता है 1 ईयर। लेकिन अगर मेजॉरिटी प्रोसीड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं लग रहे हैं तब आपका लॉक इन रहेगा मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए 18 मंथ्स एंड एक्सेस के लिए लगेगा 6 मंथ्स। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। आ रहा है ख्याल में सब कुछ? चलो अब कुछ लिमिट्स आती हैं फास्ट ट्रैक राइट इशू एंड फास्ट ट्रैक एफपीओ में। ठीक है, आपको पता ही होगा कि अब फास्ट ट्रैक इश्यूज के ऑलमोस्ट सारे प्रोविजन सेम हो गए, बीच में थोड़े अलग अलग थे पर अमेंडमेंट ला के अब वो फिर से सारे प्रोविजंस सिमिलर हो गए। सिर्फ जो इशू साइज है, जो एम कैप है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर डिसाइडिंग द एलिजिबिलिटी टू मेक एन फास्ट ट्रैक आईपीओ, अपना एफपीओ और राइट इशू, तो आपका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए वो बस लिमिट दोनों की अलग है। राइट इशू के लिए, फास्ट ट्रैक इशू के लिए लिमिट अलग है, एफपीओ के राइट इशू, अपना फास्ट ट्रैक इशू के लिए लिमिट अलग है, बाकी सारे प्रोविजंस सेम हो गए। ठीक है, तो ध्यान दो। तो फास्ट ट्रैक इशू आप कब ला पाओगे? अगर आपका एवरेज एम कैप राइट इशू का फास्ट ट्रैक इशू है तो 250 करोड़ आपका एम कैप होना चाहिए, और फास्ट ट्रैक एफपीओ आपको करना है तो 1000 करोड़ का एवरेज एम कैप होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल होंगे फॉर फास्ट ट्रैक इशू। क्लियर है? तो ये एम कैप का पहला रेगुलेशन आता है, राइट इशू के लिए 250 करोड़ और एफपीओ के लिए 1000 करोड़। क्लियर है? फिर है एवरेज एनुअल ट्रेडिंग टर्नओवर आपका कितना होना चाहिए? एनुअल ट्रेडिंग टर्नओवर, ठीक है, वो होना चाहिए एटलीस्ट 2% का एनुअल ट्रेडिंग टर्नओवर आपका होना चाहिए शेयर्स का, और ये 2% का वेटेड एवरेज नंबर ऑफ द शेयर्स लिस्टेड ड्यूरिंग द 6 मंथ्स पीरियड। पिछले 6 मंथ्स में जो भी आपके शेयर्स लिस्टेड हैं उसका जो भी वेटेड एवरेज है, 6 मंथ्स का वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके हैं आउटस्टैंडिंग, जो लिस्टेड शेयर्स हैं, उसका सिर्फ 2% का ट्रेडिंग होना चाहिए। इतना लिक्विड आपका स्टॉक होना चाहिए कि 2% का ट्रेडिंग मार्केट में होना चाहिए। 2% का पिछले 6 महीने के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का 2%। फिर है शेयर होल्डर के ग्रीवेंसेस का जो भी है 95% ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। जो भी आपके आउटस्टैंडिंग ग्रीवेंसेस हैं 95% सॉल्व होने चाहिए। इसका बेस आपको ध्यान देना है। तो पहले आपको ध्यान देना है रेफरेंस डेट पे, आपको रेफरेंस डेट निकालना है जो फास्ट ट्रैक इशू का रेफरेंस डेट होगा। ठीक है, उसमें देखना है, देखो ध्यान दो, टिल कब तक का, एज ऑन क्यूमुलेटिव क्या डेट तक हम ग्रीवेंस रिड्रेसल का स्टेटस देखेंगे? टिल द एंड ऑफ द क्वार्टर। एंड ऑफ द क्वार्टर, कौन सा क्वार्टर? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ द रेफरेंस डेट। जो भी रेफरेंस डेट है पहले वो चेक करना है, रेफरेंस डेट का मंथ देखना है, और वो मंथ में जो भी क्वार्टर एंड होता है, क्वार्टर आपको पता ही है, जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर, ये होता है क्वार्टर। तो जो भी क्वार्टर में आपका मंथ आ रहा है, मंथ ऑफ रेफरेंस डेट, उस क्वार्टर का एंड। तो अगर मेरा मंथ आ रहा है अक्टूबर तो मेरा क्वार्टर एंड क्या आएगा? 31 दिसंबर। मेरा मंथ आ रहा है रेफरेंस डेट का जनवरी, तो मेरा क्वार्टर एंड आएगा 31 मार्च। क्लियर है? तो वो डेट तक हम देखेंगे कि आपका 95% ग्रीवेंस रिड्रेसल का स्टेटस होना चाहिए फॉर बीइंग एलिजिबल टू द फास्ट ट्रैक इशू। क्लियर है? और फिर है आपके जो भी ऑडिटर के क्वालिफिकेशंस हैं, जो भी नेगेटिव रिमार्क्स हैं, उसका जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है वो कितना होना चाहिए? इट डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स। तो आपका जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके 5% जितना ही क्वालिफिकेशन का अमाउंट होना चाहिए। उससे ज्यादा है तो फिर आप फास्ट ट्रैक इशू नहीं कर पाओगे। तो जो भी आइटम्स से रिलेटेड क्वालिफिकेशन दिए हैं ऑडिटर ने, उसका आपको अमाउंट निकालना है और वो अमाउंट चेक करना है कि 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कम है या ज्यादा है। कम है तो आप एलिजिबल हो, ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। क्लियर है? 5% ऑफ द प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स, और ये मैक्सिमम है, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप मेरे साथ साथ बोल रहे हो, अज्यूम कर रहा हूं मैं। चलो बढ़े आगे, बढ़े क्या आगे, आगे आगे आगे। चलो अब है छोटे छोटे बहुत सारे जो पॉइंट्स आते हैं आईसीडीआर के, फटाफट पढ़ लेते हैं कि मॉनिटरिंग एजेंसी आपको कब अपॉइंट करनी होती है। अगर आपका इशू साइज एक्सक्लूडिंग ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल हटा के सिर्फ नॉर्मल आईपीओ का साइज अगर आपका 100 करोड़ से ज्यादा है, ध्यान दो, is required to be appointed if the issue size excluding the offer for sale by selling shareholders exceed 100 करोड़। exceed लिखा है, exceed मतलब एग्जैक्ट 100 करोड़ नहीं आएगा इसमें, 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। 100 करोड़ से ज्यादा है
तो आपको मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करना मैंडेटरी है। और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस को ये मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है आईपीओ के केस में? बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी। इन 3 लोगों का अगर आईपीओ है तो इनको मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, इवन इफ द आईपीओ साइज एक्सीड्स 100 करोड़। ठीक है, इन लोगों पे प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। कौन कौन से 3 लोगों को एग्जम्पशन दिया गया है? बैंक्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो 100 करोड़ आपको लिमिट ख्याल रखनी है, और लिखा हुआ है एक्सीड्स 100 करोड़। 100 करोड़ से ज्यादा होगा तो ही ये करना है, और ऑफर फॉर सेल का अमाउंट इसमें इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर है? फिर आते हैं नंबर ऑफ अलॉटी। अलग अलग प्रोविजंस में आप देखते हो मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज का प्रोविजन है, नहीं तो आपका इशू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आईपीओ के केस में वो है 1000, मिनिमम अलॉटीज आपके होने चाहिए 1000। फिर एफपीओ के केस में भी सेम है 1000। मेन बोर्ड पे आईपीओ ला रहे हो, मेन बोर्ड पे एफपीओ ला रहे हो, 1000 अलॉटीज मिनिमम आपको लगेंगे। और फिर अगर आप आईपीओ ला रहे हो एसएमई प्लेटफॉर्म पे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाले प्लेटफॉर्म पे अगर आप ला रहे हो, तो मिनिमम अलॉटीज होने चाहिए 50 अलॉटीज आपके पास होने चाहिए। फिर अगर आप आईपीओ आईजीपी प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो तो भी आपको 50 अलॉटीज मिनिमम लगेंगे, नहीं तो इशू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्यूआईपी में कितने आपको अलॉटीज लगेंगे उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्यूआईपी का साइज कितना है। ठीक है, तो अगर आपका क्यूआईपी का इशू अप टू 250 करोड़ है, 250 करोड़ तक का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट आप कर रहे हो, तो आपको मिनिमम अलॉटी लगेंगे 2, और अगर 250 करोड़ से ज्यादा का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट आप कर रहे हो तो आपको अलॉटी लगेंगे 5। क्लियर है? अप टू 250 करोड़ का क्यूआईपी है, 250 करोड़ से ज्यादा है तो आपको मिनिमम अलॉटी लगेंगे 5। क्लियर है? चलो, और उसमें भी एक क्राइटेरिया है कि एक ही सिंगल अलॉटी को 50% से ज्यादा अलॉट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नो सिंगल अलॉटी शैल बी अलॉटेड मोर देन 50% ऑफ द इशू साइज। पूरा इशू का 50% से ज्यादा एक ही अलॉटी को इशू नहीं कर सकते। क्लियर है? देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से, देख लो। बढ़े आगे, चलो। फिर है डिफरेंशियल प्राइसिंग, पढ़ाई होगा आपने, बोलो। डिफरेंशियल प्राइसिंग टू रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर और रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर और एम्प्लॉय, जिसमें आप रिजर्वेशन भी पढ़ते हो, एम्प्लॉयज रिजर्वेशन जो भी आगे आने वाला है। तो आरआईआई और एम्प्लॉयज, आरआईआई एंड आरआईएस, ठीक है, दोनों एक साथ मैं ले रहा हूं। तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर दोनों मिला के, और एम्प्लॉयज, इनके लिए आप डिफरेंशियल प्राइसिंग दे सकते हो। कितनी? अलाउड टू एट अ प्राइस नॉट लोअर देन, मतलब ये मैक्सिमम डिस्काउंट है जो आप दे सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, बाय मोर देन मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम डिस्काउंट जो आप दे सकते हो वो है 10% ऑफ द प्राइस। 10% ऑफ द प्राइस, कौन सा प्राइस? अलग अलग प्राइस होते हैं ना, तो प्राइस कौन सा? एट विच नेट ऑफर इज मेड टू अदर कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स। तो क्यूआईबी या दूसरे जो कैटेगरीज होते हैं आपका रिटेल और ये छोड़ के जो अदर कैटेगरीज हैं, एनआईआई, क्यूआईबी, इन कैटेगरीज को जो प्राइस आप ऑफर कर रहे हो उसका 10% मैक्सिमम डिस्काउंट, यानी लोअर प्राइस आप 10% मैक्सिमम आप ऑफर कर सकते हो। लोअर यानी डिस्काउंट, और नॉट मतलब मोर देन मतलब मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट आप दे सकते हो उस प्राइस का जो आप अदर कैटेगरी को ऑफर कर रहे हो। क्लियर है? तो इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ चुका है, केस स्टडी आ चुकी है। केस स्टडी वाले वीडियो में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इवन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको पढ़ाए थे उस पे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने केस स्टडी वाले वीडियो में पढ़ा दिया हुआ है। तो वो सारे वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। अगर आपने नहीं दिया है, देखा है, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। ये लिमिट्स कैसे अप्लाई होती हैं, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। चलो, फिर आता है ग्रीन शो ऑप्शन, याद होगा आपको। तो ग्रीन शो ऑप्शन में मैक्सिमम कितना ओवर अलॉटमेंट कंपनी दे सकती है? 15% ऑफ द आईपीओ साइज। आईपीओ साइज का मैक्सिमम 15% ही ओवर अलॉटमेंट आप दे सकते हो। और फिर ये कितने समय तक ग्रीन शो ऑप्शन आप कर सकते हो? टाइम लिमिट की भी एक मैक्सिमम लिमिट है, वो है 30 डेज। आईपीओ यानी लिस्टिंग से 30 डेज तक ग्रीन शो ऑप्शन का मैकेनिज्म आप यूज कर सकते हो। ये मैक्सिमम है, 15% भी मैक्सिमम है, 30 डेज भी मैक्सिमम है, इससे कम आप चूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है क्या? इसको भी यूज करना पड़ सकता है, ध्यान देना। फिर आते हैं कि अगर आप शेयर वारंट्स इशू कर रहे हो, वारंट्स का आईपीओ या जो भी है ऑफर फॉर सेल है, तो उसमें एक क्लॉज आता है कि मिनिमम प्रीमियम अपफ्रंट कितना पैसा आपको लेना है इशू करते वक्त, वारंट्स को इशू करते वक्त मिनिमम कितना पैसा आपको लेना है।
तो ये एप्लीकेशन मनी जैसा ही है, ये एप्लीकेशन मनी जैसा ही है कि एप्लीकेशन मनी कितना लेना होता है, 25% ऑफ द इशू प्राइस। तो इसमें भी सेम है, जो भी आपका टोटल कंसिडरेशन बनता है वारंट्स का, उसका 25% मिनिमम अपफ्रंट एट द टाइम ऑफ इशू आपको लेना जरूरी है। क्लियर है? तो एटलीस्ट यानी मिनिमम 25% ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द एक्साइज प्राइस। शेयर वारंट में आपको पता ही होगा, एक्साइज प्राइस होती है जो प्राइस पे आप उसको शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट करने में इक्विटी शेयर खरीदने के लिए एक एक्सरसाइज प्राइस होता है, वो जो एक्सरसाइज प्राइस है उसका 25% मिनिमम आपको लेना है। ठीक है? 25% ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द वारंट शैल बी रिसीव्ड अपफ्रंट। अपफ्रंट आपको 25% पैसा लेना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कंडीशंस ऑफ एग्जिट ऑफर। आपने एक पढ़ा होगा कि वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ ऑफर, कि जो आपने आईपीओ ला रहे हो उसमें जो आपने ऑब्जेक्ट बताया है, अगर आप कोई और ऑब्जेक्ट के लिए पैसा यूटिलाइज करना चाहते हो, या आप कोई कॉन्ट्रैक्ट्स आपने किए थे, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपने किए थे, उसमें अगर आपको कुछ वेरिएशंस करने हैं तो वो आप कर सकते हो, लेकिन उसमें काफी कंडीशंस होती है। शेड्यूल 20 आपको फॉलो करना होता है जिसमें एग्जिट ऑफर के प्रोविजंस है। तो ये हम उसके कंडीशंस पढ़ रहे हैं कि कब आपको एग्जिट ऑफर देना जरूरी है। ठीक है? एग्जिट ऑफर के कंडीशंस है कि कब आपको एग्जिट ऑफर देना पड़ेगा, किसको? टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, जिनको भी ये वेरिएशन से प्रॉब्लम है, जो भी अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं, वेरिएशन के अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं, उनको एग्जिट ऑफर देना मैंडेटरी होता है। तो कब वो मैंडेटरी होता है उसकी कंडीशंस अभी हम पढ़ेंगे। आ जाओ। तो ये है एग्जिट ऑफर टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स एज पर शेड्यूल 20 ऑफ आईसीडीआर रेगुलेशंस। तो एग्जिट ऑफर शैल बी मेड ओनली इफ नंबर 1 प्रपोजल फॉर चेंज इन द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है? पहला रीजन है चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? ऐसे दो रीजंस होते हैं जब डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट ऑफर देना पड़ता है। इज डिसेंटेड बाय एटलीस्ट 10% ऑफ द शेयर होल्डर्स हु वोटेड एट द मीटिंग। जितने भी लोगों ने वोटिंग की, जितने लोग प्रेजेंट होते हैं उसमें से कुछ लोग वोट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, जितने लोगों ने भी वोटिंग की है उसका एटलीस्ट 10% लोग ऐसे होने चाहिए जिन्होंने अगेंस्ट में वोट किया होना चाहिए। 10% मिनिमम अगेंस्ट में वोटिंग हुई होनी चाहिए, तो ही आप डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एग्जिट ऑफर दोगे। और अगर 10% से कम है तो फिर एग्जिट ऑफर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है? एंड, ठीक है, एंड साथ साथ में द अमाउंट टू बी यूटिलाइज फॉर द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द ऑफर डॉक्यूमेंट वॉज इशूड इज लेस देन 75%। तो जब आपने आईपीओ लाया, जब आपने पैसा कलेक्ट किया, तो जो आपने ऑब्जेक्ट बताया था कि हम ये पैसा कहां यूज करेंगे, वहां आप पैसा जो यूज कर रहे हो एक्चुअल में वो लेस देन 75% होना चाहिए। मतलब कम से कम 25% पैसा आप कहीं और लगाना चाहते हो। कितना पैसा आप डाइवर्ट कर रहे हो, कोई और ऑब्जेक्ट में लगाना चाहते हो? 25%। मतलब जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट था उसमें आप 75% से भी कम पैसा एक्चुअली लगाना चाहते हो, तब आपको एग्जिट ऑफर देना मैंडेटरी है। ठीक है? दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 10% कम से कम लोग जिन्होंने वोट किया था वो डिसेंड करने चाहिए, और जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट था जो आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में बताया था, वहां पे आप पैसा कितना यूटिलाइज कर रहे हो? लेस देन 75%। क्लियर है? ये दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिवली अगर सेटिस्फाई होती है तो आपको कंपल्सरीली एग्जिट ऑफर देना पड़ेगा एज पर शेड्यूल 20 ऑफ आईसीडीआर रेगुलेशंस। क्लियर है? क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ आईजीपी के लिमिट्स हैं, आईजीपी प्लेटफॉर्म के लिमिट्स हैं कि आईजीपी एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मिनिमम ऑफर साइज है। ध्यान देना, मिनिमम ऑफर साइज भी दिया हुआ है, वो है 10 करोड़। ठीक है? 10 करोड़ का मिनिमम ऑफर साइज होना चाहिए अगर आप आईजीपी पे लिस्टिंग करना चाहते हो तो। फिर है कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए, एप्लीकेशन साइज, सॉरी, मिनिमम एप्लीकेशन साइज जो आईपीओ एफपीओ के केस में कितनी होती है? 10,000 से लेके 15,000। आईजीपी के लिए वो है 2 लाख रुपीज और इन मल्टीपल्स देयर ऑफ। तो अगर आपको आईजीपी वाले आईपीओ में अप्लाई करना है तो मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू होगी 2 लाख और मल्टीपल्स देयर ऑफ। और उसके बाद मिनिमम अलॉटीज हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं, 50 अलॉटीज मिनिमम लगेंगे। और जब ये आईपीओ हो जाएगा, लिस्टिंग हो जाएगी, लिस्टिंग के बाद ट्रेडिंग लॉट भी डिसाइड होता है। तो यहां पे मिनिमम ट्रेडिंग लॉट भी डिफाइंड है, वो भी सेम है, 2 लाख और इन मल्टीपल्स देयर ऑफ। तो एप्लीकेशन साइज और ट्रेडिंग लॉट दोनों सेम है, 2 लाख और इन मल्टीपल्स देयर ऑफ। क्लियर है? देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से।
क्लियर है? धीरे धीरे बोलते जाओ साथ साथ में, ठीक है? अपने आप याद होते जाएगा। याद होने का आप टेंशन मत लो, आप अपना एफर्ट लो। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में एफर्ट लेना है। याद होगा नहीं होगा, कब होगा, इसके बारे में आप टेंशन लेते बैठ गए तो आप कभी पास नहीं हो पाओगे। मैं बता दूं, काफी बच्चे उसका टेंशन ले रहे हैं, मुझे याद क्यों नहीं हो रहा है। यार वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है मल्टीपल रिविजन्स। तो आप मल्टीपल रिविजन्स करो, साथ साथ में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते जाओ। पूरे रूम में ऐसे आवाज गूंजनी चाहिए आपकी मेरे साथ साथ। जैसे मैं यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, मेरे पूरे रूम में आवाज गूंज रही है। इतनी जोर जोर से अच्छे से मेरे साथ साथ अगर आप बोलते जाओगे, आपको अपने आप चीजें माइंड में फीड होते जाएंगी। आप उसकी टेंशन मत लो, वो ऑटोमेटिक होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। तो ये लगभग आईसीडीआर के कुछ प्रोविजंस थे, इंपॉर्टेंट लिमिट्स थे जो मेरे हिसाब से मिनिमम आपको याद करने चाहिए। आगे बढ़ते। अच्छा कुछ रह गए थे, सॉरी, आ जाओ। फिर है नेट ऑफर टू पब्लिक, ठीक है? एलोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। इस पे सेपरेट क्वेश्चंस भी आते हैं, इस पे सेपरेट क्वेश्चन भी आ चुके हैं केस स्टडी फॉर्म्स में। बोलो एलोकेशन ऑफ नेट ऑफर टू पब्लिक। तो अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, ठीक है, 6 सब रेगुलेशन 1, मतलब आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो। कौन से क्राइटेरिया सर? ये वाले। अगर आप ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आप दोनों में से कोई भी ऑफर ला सकते हो, फिक्स प्राइस इशू भी ला सकते हो, और आप वॉलेंट्रीली बुक बिल्डिंग भी ले सकते हो, ठीक है? तो अगर आप फिक्स प्राइस इशू लाते हो तो आपको एलोकेशन कैसा करना पड़ेगा इन द इन्वेस्टर कैटेगरी? तो इसमें आरआईआई का पहले आता है मिनिमम 50%। तो अगर आप फिक्स प्राइस इशू ला रहे हो, कंडीशन फुलफिल करके आ रहे हो, तो मिनिमम अलॉटमेंट आपको आरआईआई रिटेल वालों को देना होगा 50%, और बचा हुआ आप क्यूआईबी और एनआईआई को दे सकते हो। उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। बचा हुआ जो भी रिमेनिंग जो भी पोर्शन है वो आप क्यूआईबी और एनआईआई को दे सकते हो। सिर्फ मिनिमम क्राइटेरिया रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर का, एंड दैट इज 50% ऑफ द नेट ऑफर टू पब्लिक। क्लियर है? तो ये है फिक्स प्राइस इशू। फिर अगर आपने बुक बिल्डिंग कर रहे हो, 6 सब रेगुलेशन 1 कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, वॉलेंटरली बुक बिल्डिंग कर रहे हो, तो आपको कितना एलोकेशन देना पड़ेगा? ध्यान दो, बुक बिल्डिंग अंडर 6 सब रेगुलेशन 1, बुक बिल्डिंग अंडर 6 सब रेगुलेशन 1, 6 सब रेगुलेशन 1, ध्यान देना। 2 बुक बिल्डिंग आते हैं भैया, ठीक है? 2 बुक बिल्डिंग आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो 6 सब रेगुलेशन 1 वाला जो बुक बिल्डिंग है, वॉलेंटरीली कंडीशन फुलफिल करके जो बुक बिल्डिंग से आईपीओ ला रहे हैं उनके लिए है, ठीक है? तो सबसे पहला होता है 50% टू क्यूआईबी। सॉरी, इसमें पहले आपको वही जो मिनिमम वाले हैं पहले वो पढ़ने चाहिए। तो पहले मिनिमम आपको रिटेल वालों को देना होगा 35%, नॉट लेस देन, यानी मिनिमम 35% एलोकेट करना होगा रिटेल वालों को। मिनिमम 15% एलोकेट करना पड़ेगा एनआईआई को। आई ख्याल में? तो आरआईआई 35% मिनिमम, एनआईआई मिनिमम 15%, 35, 15, 50, और बचा हुआ जो 50% है, रिमेनिंग मैक्सिमम, यानी जो अप टू 50% बचेगा, क्योंकि यहां मिनिमम है, मिनिमम 35, मिनिमम 15, ये जो मिनिमम है, इसके अलावा जो बचेगा वो होगा नॉट मोर देन। तो जो रिमेनिंग अप टू 50% है वो आप क्यूआईबी को दे सकते हो, और क्यूआईबी के अंदर 5% आप रिजर्व कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स के लिए, ठीक है? तो 35 मिनिमम आरआईआई, 15 मिनिमम एनआईआई, up to 50% remaining to QIB, and under that 5% to mutual funds. क्लियर है? सिंपल है। तो ये है बुक बिल्डिंग अंडर 6 सब रिलेशन 1। फिर आता है कंपलसरी बुक बिल्डिंग 6 सब रिलेशन 2, यानी जो ऑल्टरनेट रूट था। तो अगर आप ऑल्टरनेटिव रूट लेके आए हो, तारों के नीचे से आए हो, याद आ रहा है? ऑल्टरनेटिव रूट से आए हो, तो आपको याद है सबसे बड़ी कंडीशन क्या थी? मिनिमम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को एलोकेट करना होगा 75%। याद आ रहा है? तो ये वो वाला है। तो इसलिए सबसे पहले ही आएगा नॉट लेस देन 75% टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। उसके अंदर भी सेम 5% आप म्यूचुअल फंड्स को दे सकते हो। तो ये सबसे मेन है। मिनिमम 75% टू क्यूआईबी। बचे हुए का क्या होगा? तो बचा हुआ भी है कि रिटेल वालों को नॉट मोर देन अप टू 10% आप दे सकते हो रिटेल वालों को, और अप टू 15% आप दे सकते हो एनआईआई को। आए ख्याल में? मिनिमम 75% टू क्यूआईबी, अप टू 10% टू आरआईआई, एंड अप टू 15% टू एनआईआई। ठीक है? एनआईआई में ध्यान दो, एनआईआई में दोनों 15-15 है, याद रखने के लिए आसान होगा। हर जगह एनआईआई जहां भी है, 2 जगह ही है दोनों बुक बिल्डिंग में, तो 15% ही है। ठीक है? रिटेल वाला बदल रहा है। रिटेल वाले में आपको ध्यान देना है कि अगर वॉलेंट्री बुक बिल्डिंग है 6 सब रिलेशन 1 का, तो रिटेल का परसेंटेज होता है 35%,
और यहां होता है 10%। एनआईआई में दोनों में 15 ही है, ठीक है। एक जगह नॉट लेस देन है और एक जगह नॉट मोर देन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया क्या है वो ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया ये कि मिनिमम 75% आपको देना होगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को। क्लियर है? तो ये है आपका एलोकेशन क्राइटेरिया। आई होप आपको ख्याल में आ रहा होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। चलिए बढ़े आगे। चलो फिर है मिनिमम ऑफर टू पब्लिक। याद आ रहा है? मिनिमम ऑफर टू पब्लिक इन एन आईपीओ। मिनिमम पब्लिक को कितना ऑफर देना है, तो ये कहां लिखा होता है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स, ठीक है। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स में ये लिखा हुआ है कि मिनिमम कितना देना है, तो वो आता है रूल 19 सब रूल 2। रूल 19 सब रूल 2 में लिखा हुआ है, उसमें और भी सब क्लॉज होते हैं, मैं भी ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। तो उसमें दिया हुआ है कि कितना मिनिमम पब्लिक को ऑफर देना है, ठीक है। तो इसमें रेंज होता है कि आपका पोस्ट इशू कैपिटल कितना होगा, आपका पोस्ट इशू कैपिटल कितना होगा, दैट विल डिसाइड हाउ मच परसेंटेज यू हैव टू ऑफर टू पब्लिक मिनिमम। तो पहला स्लैब होता है अप टू 1600 करोड़। अगर आपका पोस्ट इशू कैपिटल 1600 करोड़ तक रहेगा, लेस देन और इक्वल टू, यानी अप टू 1600 करोड़ आपका पोस्ट कैपिटल रहने वाला है, तो आपको मिनिमम ऑफर देना होगा 25%। मिनिमम जो भी आप पब्लिक इशू ला रहे हो उसका 25% जनरल पब्लिक को ऑफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जनरल पब्लिक को कितना ऑफर करना पड़ेगा ये हम कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। फिर अगर आपका मोर देन 1600 करोड़ है बट अप टू 4000 करोड़ पोस्ट इशू कैपिटल आपका रहने वाला है, तो मिनिमम पब्लिक को 400 करोड़ ऑफर करना है। 400 करोड़ डिवाइडेड बाय योर ओवरऑल ऑफर, उससे आप परसेंटेज निकाल लेना। मतलब फिक्स परसेंटेज नहीं दिया है, अमाउंट दे दिया है, परसेंटेज आप निकाल लो, ऐसा कहा है, ठीक है। सच परसेंटेज की आपको जो वैल्यू देनी पड़ेगी वो है 400 करोड़। मिनिमम 400 करोड़ का वैल्यू आपको पब्लिक को ऑफर करना है, तो ही आप आईपीओ ला पाओगे, ठीक है। फिर है अगर आपका 4000 करोड़ से भी ज्यादा है एंड अप टू 1 लाख करोड़ आपका पोस्ट इशू कैपिटल रहने वाला है, तो मिनिमम आपको 10% पब्लिक को देना पड़ेगा। और अगर आपका 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा पोस्ट इशू कैपिटल रहने वाला है, तो एटलीस्ट 5000 करोड़ वैल्यू आपको अलॉट करनी पड़ेगी एंड एटलीस्ट 5%, दोनों इंश्योर करना है कि वैल्यू 5000 से भी ज्यादा हो करोड़ की, और परसेंटेज वाइज 5% ऑफ द इशू साइज भी आपको पब्लिक को देना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये आईपीओ का मिनिमम ऑफर टू पब्लिक है, ठीक है। याद आ रहा है? ये लास्ट स्लैब अभी नया नया ऐड हुआ है, ये लास्ट स्लैब अभी अभी ऐड हुआ है, ठीक है। आई होप आपको पता होगा, ये वाला अभी अभी ऐड हुआ है, ठीक है। चलो बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। अब है रिजर्वेशन। बोलो, रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटेटिव बेसिस। कौन कौन से कैटेगरीज के लिए आप रिजर्वेशन कर सकते हो, आ जाओ, और कितना। रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटेटिव बेसिस, तो पहला रिजर्वेशन जो आप कर सकते हो वो है एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है। अपने एम्प्लॉइज के लिए आप रिजर्वेशन कर सकते हो, कितना? 5%, ठीक है। नॉट एक्सीडिंग, यानी मैक्सिमम 5% काय का? पोस्ट इशू कैपिटल का, पोस्ट इशू कैपिटल का 5% मैक्सिमम आप एम्प्लॉइज के लिए रिजर्वेशन कर सकते हो, ठीक है। और एक एम्प्लॉय मैक्सिमम कितना पैसा लगा सकता है? 2 लाख। 2 लाख से ज्यादा एक एम्प्लॉय पैसा नहीं लगा सकता, ठीक है। ओवरऑल इशू लेवल पे 5% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल एंड इंडिविजुअल लेवल पे 2 लाख रुपीस। क्लियर है? और अगर ये 5% पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ, अगर ये 5% जो आपने रिजर्व किया था पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ, ये अंडर सब्सक्राइब हो गया, तो आप ये जो 2 लाख की लिमिट आपने लगाई थी इंडिविजुअल लेवल पे, ये आप बढ़ा सकते हो ताकि पूरा सब्सक्राइब हो जाए। तो आप ये लिमिट को 5 लाख तक कर दोगे। 2 लाख के ऊपर जितने भी बिड्स थे एंड अप टू 5 लाख थे, उन लोगों को भी आप अलॉटमेंट दे सकते हो, ठीक है। अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, ऐसे इंडिविजुअल एम्प्लॉइज को भी आप अलॉटमेंट दे दोगे। मतलब 2 लाख को बढ़ा के आप 5 लाख कर दोगे, तो अप टू 5 लाख जो भी एम्प्लॉइज सब्सक्राइब करना चाहते हैं उन सारे एम्प्लॉइज को भी आप दे दोगे, ठीक है। और फिर है शेयर होल्डर्स के लिए, पर ये कौन से शेयर होल्डर्स है ध्यान देना है। शेयर होल्डर्स अदर देन प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप, यानी पब्लिक शेयर होल्डर। प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के अलावा जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको आप क्या कहते हो? पब्लिक शेयर होल्डर्स। तो पब्लिक शेयर होल्डर्स लेकिन किसके? लिस्टेड सब्सिडीज के या फिर लिस्टेड प्रमोटर कंपनी के। ध्यान दो, ये अपने खुद के शेयर होल्डर्स नहीं है, आए कुछ समझ में? ये
आपके लिस्टेड सब्सिडरीज या आपके लिस्टेड प्रमोटर, जो ग्रुप कंपनीज जिनको आप कहते हो, ग्रुप कंपनीज या सब्सिडरीज के दोनों लिस्टेड हैं, लिस्टेड 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 सब्सिडरीज, लिस्टेड ग्रुप कंपनीज जो है प्रमोटर कंपनीज, उनके पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए आप रिजर्वेशन कर सकते हो। क्लियर है? कितना? 10%, नॉट एक्सीडिंग 10%। लेकिन किसका? इशू साइज का, सिर्फ जो इशू साइज है उसका 10%। बेस बदलते जा रहा है, आपको बेस पे ध्यान देना है, बेस ही मेन है। कहीं भी कुछ भी लिख के आ जाओगे फिर ये लिमिट्स रिवाइज करने का मतलब क्या है? लिमिट्स रिवाइज करने का मतलब यही है कि परसेंटेज लेस मोर इक्वल टू ये, और उसका जो बेस है, ये तीन चीजें एटलीस्ट आप याद रखो, ये तीन चीजें एटलीस्ट आपको याद रखनी है। ठीक है? तो नॉट एक्सीडिंग, मैक्सिमम रिजर्वेशन जो आप कर सकते हो वो है 10%, 10% का इशू साइज का। क्लियर है? तो ये दो रिजर्वेशन अलाउड है ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस। क्लियर है? तो ये है आपका आईसीडीआर के जो भी इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ एआईएफ पे, प्राइवेट फंडिंग, इंडियन इक्विटी प्राइवेट फंडिंग, एआईएफ एंड एंजल फंड्स के लिमिट्स हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आ जाओ, चलिए स्टार्ट करें। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट इन एन एआईएफ। ठीक है? इन एन एआईएफ कि एआईएफ में कौन कितना पैसा लगा सकता है। ठीक है? आगे चल के एआईएफ और कहां इन्वेस्ट करेगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एआईएफ के लिए क्या है? फंडिंग है। ठीक है? एआईएफ कहां कहां से पैसा लेगी, इट्स अ फंडिंग, इट्स एन इनफ्लो फॉर एआईएफ। ठीक है? तो ध्यान दो उसमें क्या क्या लिमिट्स हैं। सबसे पहला लिमिट है आपका ठीक है, सबसे पहला लिमिट है पूरा स्कीम का कॉर्पस। जब भी आप कोई स्कीम लॉन्च कर रहे हो, एआईएफ जब भी कोई स्कीम लॉन्च करेगी तभी तो पैसा कलेक्ट करेगी ना। पैसा कैसे कलेक्ट करती है? स्कीम के थ्रू। तो जब भी आप कोई स्कीम लॉन्च करोगे, वो स्कीम का जो कॉर्पस होगा, वो स्कीम का जो कॉर्पस होगा वो होना चाहिए एटलीस्ट 25 करोड़। तो जब भी आप स्कीम लॉन्च कर रहे हो, पैसा पब्लिक से ले रहे हो, 25 करोड़ का मिनिमम कॉर्पस आपको रेज करना पड़ेगा। ठीक है? एंड एक सिंगल इन्वेस्टर से मिनिमम 1 करोड़ लेना पड़ेगा। मतलब ये सब बड़े इन्वेस्टर्स ही इसमें पैसा लगा पाएंगे। ठीक है? तो दो लिमिट्स हैं, एक है ओवरऑल लिमिट है, स्कीम का पूरा जो कॉर्पस है वो होना चाहिए एटलीस्ट 25 करोड़, एंड जो एक इन्वेस्टर है, सिंगल इन्वेस्टर का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, दैट शैल नॉट बी लेस देन 1 करोड़। मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज ऑफ अ सिंगल इन्वेस्टर शुड बी 1 करोड़ रुपीज। क्लियर है? उसके बाद कि अगर हमारे ही घर के लोग हैं, हमारे ही घर के लोग हैं, हमारा जो एआईएफ है, फंड है या जो मैनेजर है, इनके ही एम्प्लॉइज या मैनेजर्स हैं, ध्यान दो, इन केस इन्वेस्टर्स आर एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज और डायरेक्टर ऑफ एआईएफ फंड और एम्प्लॉइज और डायरेक्टर ऑफ द मैनेजर, देन द मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू शेल बी 25 लाख। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज जो 1 करोड़ रुपीज है बाहर वालों के लिए, वो इनके लिए घटा के हम 25 लाख कर देंगे कि ये लोग मिनिमम 25 लाख भी इन्वेस्ट कर लेंगे तो भी चल जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? कि बाहर वालों के लिए मिनिमम इन्वेस्टर पर इन्वेस्टर 1 करोड़ रुपीज है, और एआईएफ फंड या मैनेजर के एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा 25 लाख रुपीज। क्लियर है? आगे तो ये हो गया ओवरऑल जो पैरामीटर्स हैं, लिखते जाते हैं अपन। मिनिमम कॉर्पस 25 करोड़, मिनिमम इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर वो नॉर्मल क्या है 1 करोड़, और अगर यही आपके एम्प्लॉई या डायरेक्टर है, ठीक है, किसके किसके, एआईएफ फंड के या मैनेजर के, तो यही लिमिट हो जाएगी 25 लाख। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए बेसिक पैरामीटर्स। अब है कि आपको मिनिमम कितना कंटिन्यूइंग इंटरेस्ट रखना है, मिनिमम कितना पैसा हर वक्त लगाया हुआ होना चाहिए मैनेजर या स्पॉन्सर का इन द फंड। ध्यान दो, मैनेजर और स्पॉन्सर दोनों में से किसी का भी कंटिन्यूइंग इंटरेस्ट होना चाहिए फंड में
कितना, अब इसमें अलग अलग है, कैटेगरी 1 एंड 2 के लिए लिमिट अलग है और कैटेगरी 3 के लिए ये लिमिट अलग है। क्लियर है? कैटेगरी 3 के लिए अलग है, ठीक है। कैटेगरी 1 एंड 2 के लिए ये है 2.5% ऑफ कॉर्पस और 5 करोड़ ऑफ वैल्यू विच एवर इज लोअर। 2.5% ऑफ द कॉर्पस, जो भी आपके स्कीम का पूरा कॉर्पस है उसका 2.5% और वैल्यू वाइज 5 करोड़ विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस है, विच एवर इज मोर नहीं है, ध्यान देना, यहां गड़बड़ करोगे तो यहां विच एवर इज लेस है। तो 2.5% और 5 करोड़ विच एवर इज लेस, ये है AF1 एंड AF2 के केस में। और अगर आपका AF3 कैटेगरी है तो इसका डबल, एग्जैक्टली डबल, 2.5% का डबल 5% और 5 करोड़ का डबल 10 करोड़, ठीक है, सेम है पूरा, बस डबल अमाउंट्स, नॉट लेस देन 5% ऑफ द कॉर्पस और 10 करोड़ विच एवर इज लोअर। आए ख्याल में? कैटेगरी 1 एंड 2 का जो लिमिट है एग्जैक्टली डबल लिमिट है कैटेगरी 3 के केस में। तो ये टॉपिक क्या था? कंटिन्यूइंग इंटरेस्ट, कि मैनेजर या स्पॉन्सर का कितना कंटिन्यूइंग इंटरेस्ट होना चाहिए स्कीम में। क्लियर है? फिर हम पढ़ चुके हैं कि अच्छा ये अलग है, सॉरी ये पूरी अलग से है, कि मैक्सिमम इन्वेस्टर कितने हो सकते हैं। जब भी आप 1000 पढ़ोगे तो ऊपर आपको आईसीडीआर के याद आएंगे, वहां मिनिमम है वो 1000। आईपीओ और एफपीओ के केस में जो आपने आईसीडीआर में पढ़ा था वो मिनिमम है कि मिनिमम इन्वेस्टर्स कितने होने चाहिए। ये यहां उल्टा है, यहां मैक्सिमम इन्वेस्टर है कि कोई भी एएफ की स्कीम में मैक्सिमम इन्वेस्टर 1000 ही हो सकते हैं। आए ख्याल में? तो ये मैक्सिमम है। नो स्कीम ऑफ एएफ शैल हैव मोर देन 1000 इन्वेस्टर, तो ये मैक्स लिमिट है, मैक्सिमम इन्वेस्टर कैन बी 1000। और अगर कंपनी है तो कंपनी के जो भी प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, एएफ 1000 इन्वेस्टर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें हमने अलग अलग लिमिट्स पढ़ी, ठीक है। पहला जो हमने पढ़ा वो था कॉर्पस और इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, फिर हमने पढ़ा कंटिन्यूइंग इंटरेस्ट कितना होना चाहिए मैनेजर या स्पॉन्सर का, और फिर हमने पढ़ा मैक्सिमम इन्वेस्टर्स एक स्कीम में कितने हो सकते हैं। 3 अलग अलग लिमिट्स थी। फिर आगे बढ़ते हैं, अब है जनरल इन्वेस्टमेंट कंडीशंस। जनरल मतलब 1 2 3 तीनों के लिए कॉमन है, ठीक है। जनरल क्या कंडीशंस है? ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट कंडीशंस है। अभी तक हम पैसे ला रहे थे, अभी हम पैसे लगाने के प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान दो। तो 1 एंड 2 के लिए है कि आप जब पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, एएफ पैसा कहां लगाते हैं? स्टार्टअप्स में, इन्वेस्टी कंपनी, ठीक है। स्टार्टअप्स जो होते हैं या वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग्स जो होते हैं उनमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। तो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टी कंपनी में मैक्सिमम कितना पैसा लगा सकते हो, उसके लिमिट्स हैं। तो कैटेगरी 1 एंड 2 एएफ शैल इन्वेस्ट नॉट मोर देन 25% ऑफ द इन्वेस्टेबल फंड्स, ठीक है। खर्चा काट के जो भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पैसा बचता है वो होता है इन्वेस्टेबल फंड्स। तो इन्वेस्टेबल फंड्स का मैक्सिमम नॉट मोर देन 25% आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन एन इन्वेस्टी कंपनी डायरेक्टली और थ्रू अदर एएफ, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप मैक्सिमम 25% ऑफ द इन्वेस्टेबल फंड्स ही इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 1 एंड 2 के केस में है 25% ऑफ द इन्वेस्टेबल सरप्लस, ध्यान देना है। और कैटेगरी 3 के लिए है 10%, सेम मैक्सिमम नॉट मोर देन, लेकिन यहां बेस अलग है, बेस है नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। नेट एसेट वैल्यू इन द लिस्टेड इक्विटी ऑफ द इन्वेस्टी कंपनी। क्लियर है? तो वहां है 25% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स और यहां है 10% ऑफ नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। बेस आपको ध्यान रखना है, परसेंटेज भी अलग है, बेस भी अलग है। तो ये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर है आते हैं एंजल फंड्स पे, आ जाओ। इन्वेस्टमेंट इन एन एंजल फंड और एक है इन्वेस्टमेंट बाय एन एंजल फंड, ठीक है। दोनों तरफ का पढ़ रहे हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट इन एंजल फंड। एंजल फंड जब भी पैसा रेज करेगी तो कैसा, कितना, कहां से पैसा रेज करना है, ठीक है। तो यहां मिनिमम कॉर्पस है 5 करोड़। नॉर्मल एआईएफ वाले में हमने क्या पढ़ा था? 25 करोड़। एआईएफ अपना एंजल फंड के लिए वही लिमिट है 5 करोड़। कंपैरेटिव में पढ़ना है, अच्छे से याद रहेगा। नॉर्मल एआईएफ है मैक्सिमम कॉर्पस, सॉरी मिनिमम कॉर्पस 5 करोड़ और यहां है मिनिमम कॉर्पस 5 करोड़। वहां 25 है, यहां 5 है, वहां 25 है, यहां 5 है। और फिर है कि ये 5 साल के लिए मैक्सिमम आप ले सकते हो और इंडिविजुअल जो इन्वेस्टमेंट है वो होगा नॉट लेस देन 25 लाख, ठीक है। वहां था 1 करोड़
यहां है 25 lakhs, ठीक है, फ्रॉम एन एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, तो कंपैरेटिवली याद रखो, कंपैरेटिवली याद रखो ना भाई, क्या दिक्कत है। यहां भले आप साइड में एंजल फंड का लिख दो, ये है नॉर्मल एएफ, यहां लिख दो एंजल फंड। बोलो यहां कितना है 5 और यहां कितना है 25, और यहां एम्प्लॉइज मैनेजर उसकी कोई सब लिमिट नहीं है एंजल फंड के केस में। ठीक है, तो कंपैरेटिवली ये दो लिमिट्स आप याद रख सकते हो कि ओवरऑल कॉर्पस वहां है एटलीस्ट 25 करोड़, यहां है 5 करोड़, मिनिमम इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टर से हम लेंगे 1 करोड़, यहां लेंगे 25 lakhs। क्लियर है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अब है इन्वेस्टमेंट बाय एन एंजल फंड। एंजल फंड कहां पैसा लगाएगी, उसमें क्या लिमिट्स हैं। इन्वेस्टमेंट बाय एन एंजल फंड इन एनी वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग शैल नॉट बी लेस देन 25 लाख। जहां भी लगाओगे मिनिमम 25 लाख रुपीस लगाने पड़ेंगे, एंड नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़। ज्यादा से ज्यादा एक इंडिविजुअल एक वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में 10 करोड़ से ज्यादा नहीं लगाना है। अब कुछ बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है, सर लेते वक्त तो वहां लिमिट थी 5 करोड़, यहां देते वक्त 10 करोड़ कैसे हो गई। तो अलग अलग लिमिट्स हैं। 5 करोड़ जो है वो मिनिमम है, वो मैक्सिमम थोड़ी है। 10 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10 करोड़ लाएंगे कहां से, अरे वो 5 मिनिमम है, वो मैक्सिमम थोड़ी है। तो कंफ्यूजन काहे का है भाई, वहां मैक्सिमम होता तो ये सवाल उठता कि जब आप मैक्सिमम 5 करोड़ ले सकते हो तो मैक्सिमम 10 करोड़ कैसे दोगे। मिन मैक्स का फर्क है ना, बच्चे थोड़ी हो, छोटे बच्चे हो क्या, नहीं ना। ये मिनिमम है, 5 करोड़ मिनिमम है, और ये जो 10 करोड़ है ये मैक्सिमम है। आए को समझ में, तो अलग अलग है, प्रॉपर वो वर्क करती है। ठीक है, तो ध्यान दो, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आप एक वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में करोगे वो है मिनिमम 25 लाख। ठीक है, 25 लाख को कंपेयर करो कि वहां कॉर्पस है 5 करोड़, यहां मिनिमम लगा रहे 25 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक अंडरटेकिंग में मिनिमम 25 लाख और मैक्सिमम एक अंडरटेकिंग में 10 करोड़ से ज्यादा नहीं लगा सकते। आगे बढ़ते हैं, फिर एंजल फंड शेल नॉट इन्वेस्ट मोर देन 25% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट्स अंडर एनी ऑफ इट्स स्कीम इन वन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। मतलब रिलेटिव लिमिट्स भी हैं, अमाउंट की भी लिमिट है, और आपका जो कॉर्पस है उसमें से कितना पैसा आप लगा सकते हो इसकी भी लिमिट है। दोनों एक साथ चेक करनी है। तो आपका जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट है स्कीम का, उसका 25%, ऊपर भी हमने यही पढ़ा था कैटेगरी 1 एंड 2 एएफ, देख लो ऊपर कैटेगरी 1 एंड 2 एएफ के लिए भी 25% ही था। सेम लिमिट एंजल फंड के लिए, सिर्फ कैटेगरी 3 एआईएफ के लिए 10% का लिमिट है। ठीक है, यहां भी सेम है, 25% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट्स, एंजल फंड के जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका 25% मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एक सिंगल वेंचर अंडरटेकिंग में वो कर सकती है। तो अमाउंट की भी लिमिट है, परसेंटेज वाइज भी लिमिट है। और फिर है कि आपकी कोई भी फंड में, एंजल फंड में ज्यादा से ज्यादा 200 इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। तो इसको आपको कंपेयर करके याद करना है। नॉर्मल एएफ के लिए ये लिमिट क्या है 1000, मैक्सिमम एंजल मैक्सिमम एएफ की स्कीम में 1000 इन्वेस्टर हो सकते हैं, और मैक्सिमम एंजल फंड के स्कीम में मैक्सिमम 200 इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। क्लियर है, तो सब कंपैरेटिवली याद करो, बहुत आसान लगेगा। क्लियर है, हो रहा है याद, बोल रहे हो मेरे साथ साथ चिल्ला चिल्ला के, आई होप सो। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर है एसबीईबी, नॉन फंड। ठीक है, नॉन फंड बेस्ड इंडियन इक्विटी। ठीक है, एसबीईबी एसई रेगुलेशंस। आ जाओ, तो सबसे पहला है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ठीक है, डिफरेंशियल राइट्स के कितने शेयर्स आप इशू कर सकते हो, नॉट एक्सीडिंग 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इंक्लूडिंग द डिफरेंशियल राइट्स के जो शेयर्स आपने इशू किए। ठीक है, ये आपको पता ही है, ये क्यूमुलेटिव लिमिट है, ये क्यूमुलेटिव लिमिट है। एट एनी पॉइंट इन टाइम जितने भी डिफरेंशियल राइट्स के शेयर्स हैं वो 74% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्लियर है, एट एनी पॉइंट इन टाइम, तो ये क्यूमुलेटिव लिमिट है। फिर सबसे बचपन याद होगा आपको, स्वेट इक्विटी शेयर्स। बोलो मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर कितने इशू कर सकते हो, कंपनीज एक्ट की लिमिट है ये। बोलो, इसमें आपको पता ही है एक फाइनेंशियल ईयर की भी लिमिट होती है और एक क्यूमुलेटिव एज ऑन अ डेट की भी लिमिट होती है। तो पहले आते हैं एक साल में कितना आप मैक्सिमम स्वेट इक्विटी इशू कर सकते हो। इट शुड बी नोटेड दैट कंपनी कैन नॉट इशू स्वेट इक्विटी शेयर फॉर मोर देन 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल इन अ ईयर और ऑफ 5 crore rupees, issue value 5 crore rupees, whichever is higher. 15% of paid up share capital of the company और 5 crore rupees, whichever is higher. यहां पे higher है, higher.
15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी वर्ड नहीं है। 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इन अ ईयर और 5 करोड़ इशू वैल्यू विच एवर इज हायर। ये 1 साल की लिमिट है और क्यूमुलेटिव लिमिट है 25%, नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम। ठीक है, यहां पे इक्विटी वर्ड जोड़ दिया इन्होंने। क्लियर है? देख लो, देख लो, इसमें भी आप एक काम करो, इक्विटी वर्ड ऐड कर दो। जहां तक मुझे याद आ रहा है इक्विटी था, इसमें बेस का डिफरेंस नहीं था, दोनों में पेड अप इक्विटी कैपिटल ही है। ठीक है, 15% भी पेड अप इक्विटी कैपिटल है और 25% में भी पेड अप इक्विटी कैपिटल है। ठीक है, इसमें बेस सेम था, आई रिमेंबर, करेक्ट कर लो। ठीक है, चलो, तो 1 साल में 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी कैपिटल और इशू वैल्यू 5 करोड़ विच इज हायर और क्यूमुलेटिव लिमिट है शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल एट एनी पॉइंट इन टाइम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आप पढ़ते हो ट्रस्ट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम थ्रू अ ट्रस्ट, उसमें आप पढ़ते हो सेकेंडरी एक्विजिशंस पे काफी लिमिट होती है। ठीक है, तो ध्यान दो, इसमें भी एक फाइनेंशियल लिमिट, फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है और एक क्यूमुलेटिव लिमिट है। तो सेकेंडरी एक्विजिशंस अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो इन अ फाइनेंशियल ईयर इट कैन नॉट एक्सीड 2% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। जो भी आपका पेड अप इक्विटी कैपिटल है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एंड में, उसका मैक्सिमम 2% तक ही आप सेकेंडरी एक्विजिशंस कर सकते हो। इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो भी आपका पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका मैक्सिमम 2% ही आप सेकेंडरी एक्विजिशन 1 साल में कर सकते हो ट्रस्ट के थ्रू। और फिर है कि मैक्सिमम क्यूमुलेटिव कितना है एट एनी पॉइंट इन टाइम, क्या लिमिट है, तो उसके इस प्रकार से लिमिट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ये आपको पता ही होगा कि SBEB रेगुलेशन में स्कीम्स होती हैं 5, ESOP स्कीम वो है पार्ट ए, ESPS पार्ट बी, फिर है शेयर एप्रिसिएशन राइट्स पार्ट सी, फिर पार्ट डी आता है मेरे ख्याल से रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम और एक आता है जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम। ठीक है, तो ऐसे पार्ट वाइज होते हैं। तो ABC मिला के 5% का मैक्सिमम लिमिट है और डी और ई मिला के 2% है और सारे के सारे 5 मिला के भी क्यूमुलेटिव लिमिट 5% ही होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, एग्रीगेट ऑफ ऑल लिमिट्स भी 5% ही रखा हुआ है। अजीबोगरीब है पर ऐसा ही है। ठीक है, पार्ट ABC 5%, पार्ट डी एंड ई 2% और सारे स्कीम्स मिला के 5%। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर की है 2% और एज ऑन अ डेट में पार्ट वाइज है, पार्ट ABC 5%, डी और ई 2% और सारे स्कीम मिला के 5%। क्लियर है? तो ये लिमिट आते हैं आपके ट्रस्ट स्ट्रक्चर के लिए, सेकेंडरी एक्विजिशंस के लिए। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं कॉर्पोरेट डेट पे। कॉर्पोरेट डेट में कंसेप्ट आता है लार्ज कॉर्पोरेट्स, याद आ रहा है, लार्ज कॉर्पोरेट्स करके कंसेप्ट आता है जो जिसमें मिनिमम आपको बॉन्ड मार्केट से डेट सिक्योरिटी इशू करके कितना फंडिंग लेना चाहिए। लार्ज कॉर्पोरेट्स के लिए एक सेपरेट लिमिट है, उसके रूल्स आपने पढ़े होंगे। तो उसमें एक डेफिनेशन आती है लार्ज कॉर्पोरेट की, कि लार्ज कॉर्पोरेट कौन है, किस पे वो रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, उसके कंडीशंस हैं, ध्यान दो। तो हु इज अ लार्ज कॉर्पोरेट, LC कौन है, लार्ज कॉर्पोरेट जिसके सिक्योरिटीज लिस्टेड होनी चाहिए। कौन से सिक्योरिटीज, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज या डेट सिक्योरिटीज या NCRPS। आए ख्याल में, LODR याद आ रहा है, तो उसके हिसाब से याद करो। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज यानी इक्विटी या कन्वर्टिबल्स, डेट सिक्योरिटी और NCRPS, ये तीनों में से कुछ लिस्टेड होना चाहिए। ठीक है, ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ सेबी LODR रेगुलेशंस। एंड उनके आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होने चाहिए 100 करोड़ और मोर, मतलब मिनिमम 100 करोड़ का आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग होना चाहिए। और फिर मिनिमम क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए AA और मोर, AA और मोर का मिनिमम क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए। तो आप लार्ज कॉर्पोरेट में आ जाओगे और लार्ज कॉर्पोरेट आने में क्या होगा, तो आप पे कंडीशन अप्लाई हो जाएगी कि जितने भी आप इंक्रीमेंटल बोरिंग करोगे, जितने भी आप इंक्रीमेंटल बोरिंग करोगे, कम से कम नॉट लेस देन 25% आपको अब डेट सिक्योरिटी से ही वो फंडिंग रेज करनी होगी। ये लार्ज कॉर्पोरेट का रूल है। 25% ऑफ द इंक्रीमेंटल बोरिंग शुड बी बाय वे ऑफ इशू ऑफ डेट सिक्योरिटीज। क्लियर है? क्लियर है क्या? तो ये 3 पैरामीटर्स आपको ध्यान रखना है कि आपके सिक्योरिटीज लिस्टेड होने चाहिए, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और NCRPS और डेट सिक्योरिटीज इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एंड
आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग शुड बी ऑफ 100 करोड़ और मोर एंड मिनिमम क्रेडिट रेटिंग शुड बी AA और मोर। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलो बढ़े आगे, बढ़े आगे। बोल रहे हो साथ साथ में कि नहीं बोल रहे हो कि मैं अकेला ही बड़बड़ा रहा हूं? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आरईआईटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, कुछ कॉमन लिमिट्स हैं, पहले वो फटाफट पढ़ लेते हैं। कॉमन लिमिट्स हैं कुछ आरईआईटी एंड आईएनवीआईटी के। सबसे पहला होता है मिनिमम ऑफर साइज। जब भी आप आईपीओ एफपीओ लाओगे, आपका ऑफर साइज होना चाहिए 250 करोड़ और आपका एसेट्स का वैल्यूएशन होना चाहिए मिनिमम 500 करोड़। ये दोनों के लिए कॉमन है। आरईआईटी एंड आईएनवीआईटी दोनों के लिए सेम है कि आपका ऑफर साइज शुड बी 250 करोड़ एंड द वैल्यू ऑफ योर आरईआईटी और आईएनवीआई एसेट्स शुड बी एटलीस्ट 500 करोड़। फिर है आपका जो मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू है ऑफर में, वो सेम है जो आईपीओ एफपीओ का है। नॉर्मल मेन बोर्ड सेम कर दिया है, उसको 2-3 बार बदला है और अब इसको रिटेल इन्वेस्टर जितना कर दिया है, 10,000 से लेके 15,000 का एप्लीकेशन वैल्यू होना चाहिए। फिर ट्रेडिंग लॉट में भी कम करते 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 अब 1 यूनिट कर दिया है कि लिस्टिंग के बाद आरईआईटी एनवीआईटी के यूनिट्स लिस्ट होने के बाद मिनिमम ट्रेडेबल लॉट कितना होगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट भी आप ट्रेड कर सकते हो। फिर है अदर देन स्पॉन्सर, अदर देन रिलेटेड पार्टी ऑफ स्पॉन्सर एंड अदर देन एसोसिएट्स ऑफ स्पॉन्सर, यानी जनरल पब्लिक को जब आप इशू करोगे मैक्सिमम कितना इशू कर सकते हो? मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स होल्डर्स अदर देन द स्पॉन्सर। अच्छा, ये नंबर ऑफ होल्डर्स के लिए सॉरी, मतलब नंबर ऑफ, वही जैसे इन्वेस्टर आप कहते हो, तो बस वो जो लिमिट हमने अलग अलग जगह पढ़ी है उसमें यहां स्पॉन्सर, रिलेटेड पार्टी और उसके एसोसिएट्स को काउंट नहीं करना है। आउटसाइड इन्वेस्टर कितने होने चाहिए? ठीक है, और ये क्या है? मिनिमम है। मिनिमम इन्वेस्टर्स कितने होने चाहिए अदर देन द स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सर ग्रुप? तो आरईआईटी के केस में है 200, मिनिमम 200 पर्सन होने चाहिए, और आईएनवीआईटी के लिए सिर्फ 20। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टर्स होने चाहिए 20 अदर देन स्पॉन्सर, अदर देन इट्स रिलेटेड पार्टी एंड अदर देन इट्स एसोसिएट्स। आउटसाइड पर्सन आरईआईटी के केस में होने चाहिए 200 एंड आईएनवीआईटी के केस में होने चाहिए सिर्फ 20। ठीक है, याद हो गया? चलो फिर है सब्सक्रिप्शन, मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन बाय एनी इन्वेस्टर अदर देन स्पॉन्सर, एसोसिएट और रिलेटेड पार्टी। यानी बाहर वालों में एक इन्वेस्टर को मैक्सिमम, एक ही इंसान को कितना अलॉट कर सकते हो, उसकी भी लिमिट है, वो है 25% ऑफ द टोटल यूनिट कैपिटल। एक ही इंसान को 25% से ज्यादा अलॉट नहीं कर सकते हो। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉर्मल अब हो गया है, जैसे आईपीओ एफपीओ में होता है 90% ऑफ द इशू साइज। आरईआईटी में भी 90 है, आईएनवीआईटी में भी 90 है। तो आईपीओ एफपीओ जैसा यहां पे भी आईसीडीआर जैसा लिमिट है 90% ऑफ द इशू साइज। क्लियर है? क्लियर है क्या? देख लो अच्छे से, देख लो कि जब भी आप ऑफर ला रहे हो, ऑफर साइज होनी चाहिए 250 करोड़, आपके एसेट्स का वैल्यू 500 करोड़ का होना चाहिए। फिर जो एप्लीकेशन वैल्यू है वो 10,000 से लेके 15,000 में होना चाहिए। आईपीओ होने के बाद जब आप यूनिट्स को लिस्ट कराओगे तो ट्रेडेबल लॉट होना चाहिए 1 यूनिट। फिर बाहर के लोग कितने होने चाहिए? आरईआईटी के केस में 200, आईएनवीआईटी के केस में 20, और मैक्सिमम कितना सब्सक्रिप्शन दे सकते हो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को? 25%, और कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए? 90% ऑफ द ऑफर। क्लियर है? देखो सब, देखो मेरे को भी याद होते ही जा रहा है आपके साथ साथ, आपको भी आई होप धीरे धीरे याद होना चाहिए अगर आप बोल रहे हो। बोलना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये सेम है मिनिमम ऑफर टू पब्लिक, लेकिन यहां एक ट्विस्ट है कि जब आप आईसीडीआर पढ़ते हो वहां पे रेफरेंस दिया है, बहुत ही स्मार्टली रेफरेंस दिया है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल का। वहां एग्जैक्टली दिया ही नहीं है, वहां लिखा है जो भी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल के 9 सब रूल 2 में लिखा होगा वो होगा। ऐसा कहां लिखा है? आईसीडीआर में। लेकिन आरईआईटी और आईएनवीआईटी में ऐसा नहीं है। वहां पे उन्होंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके जो लिमिट है वो डाल दी है। अब इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि जो जो एससीआरआर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल में अमेंडमेंट आ रहे हैं वो यहां पे ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होते, उनको यहां पे भी अलग से अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे रेफरेंस नहीं है। आईसीडीआर में कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां क्रॉस रेफरेंस है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स का, तो ऑटोमेटिकली जो भी एससीआरआर में अमेंडमेंट आता है वो आईसीडीआर पे सीधे अप्लाई हो जाता है। पर आरईआईटी और आईएनवीआईटी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स का रेफरेंस नहीं है। तो यहां पे अभी भी जो पुराना रूल है सेम है, यहां पे जो पुराना रूल है वही है। ये जो लास्ट स्लैब ऐड हुआ था वो यहां पे अभी भी ऐड नहीं हुआ है। क्लियर है क्या? तो यहां का टेबल और वहां का टेबल अलग अलग ही रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है,
चलो, तो ये पुराना टेबल है, बस लास्ट स्लैब नहीं है, ठीक है। तो 1600 करोड़ तक आपका पोस्ट इशू कैपिटल होने वाला है, तो 25% पब्लिक को देना होगा। फिर 1600 से ऊपर है और अप टू 4000 करोड़ है, तो 400 करोड़ का वैल्यू का ऑफर पब्लिक को देना होगा। और अगर 4000 करोड़ से भी ज्यादा है तो 10% ऑफ द ऑफर पब्लिक को देना पड़ेगा। ये रूल अप्लाई होगा REIT एंड INVIT। क्लियर है, दोनों में सेम है, और ICDR वाला रूल अलग है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? चलो बढ़े आगे। अब कुछ और टेक्निकल लिमिट्स पढ़ लेते हैं, आ जाओ। बहुत सारी लिमिट्स हैं, लिमिट्स मुझे याद है, पता है मुझे भी कि बहुत सारी है, इसीलिए मैं आपको ये चुन चुन के जो काम की लिमिट्स हैं वो बता रहा हूं, ताकि एटलीस्ट कुछ तो याद हो, कुछ तो पकड़ में आए। नहीं तो आप सारे लिमिट्स के चक्कर में बैठ रहे हो और आधी भी याद नहीं होंगी, ऐसा होगा। तो एटलीस्ट आधी भी लिमिट्स याद हो रही है, क्या प्रॉब्लम है? धीरे धीरे कवर करो, कुछ होल्ड तो रखो ना, कुछ पे तो होल्ड रखो, तो ये होल्ड रखने के लिए, ठीक है, ध्यान दो। तो आपको पता ही है कुछ नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्पॉन्सर के लिए, ठीक है। नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपने पढ़ा होगा स्पॉन्सर के लिए। तो यहां पे REIT का मैं पहले पढ़ा रहा हूं, REIT का अलग है, INVIT का अलग है। तो REIT के केस में स्पॉन्सर को कितना नेटवर्थ होना चाहिए हम पढ़ रहे हैं। तो कलेक्टिव बेसिस पे नेटवर्थ होना चाहिए नॉट लेस देन 100 करोड़, ठीक है। 100 करोड़ का स्पॉन्सर्स का नेटवर्थ होना चाहिए। स्पॉन्सर 3 स्पॉन्सर्स तक हो सकते हैं, आपको पता ही होगा। और इंडिविजुअल स्पॉन्सर का नेटवर्थ होना चाहिए नॉट लेस देन 20 करोड़। 20 करोड़ है ये, ठीक है। कहीं एक आध नोट्स में कहीं शायद मैंने 25 भी लिखा हुआ है, तो वो करेक्ट कर लो। अगर आप मेरे नोट्स रेफर कर रहे हो तो आप देख के थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लो, ठीक है। 20 करोड़ है इंडिविजुअल स्पॉन्सर का मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है। REIT के केस में 20 करोड़, और कलेक्टिव लिमिट है नेटवर्थ का नॉट लेस देन 100 करोड़। कलेक्टिव लिमिट नॉट लेस देन 100 करोड़, इंडिविजुअल स्पॉन्सर नेटवर्थ लिमिट नॉट लेस देन 20 करोड़। क्लियर है? फिर है मैनेजर के लिए भी है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर का नेटवर्थ, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है, इफ द मैनेजर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ कंपनी, तो आपका नेटवर्थ होना चाहिए 10 करोड़, नॉट लेस देन 10 करोड़। और अगर आपका मैनेजर एक LLP है, तो LLP के केस में आता है NTA, नॉट नेट टेंजिबल एसेट्स। नेट टेंजिबल एसेट्स सेम होना चाहिए 10 करोड़, नॉट लेस देन 10 करोड़, ठीक है। 10 करोड़ सेम है। कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो नेटवर्थ वर्ड यूज होगा, और अगर LLP है तो नेट टेंजिबल एसेट्स यूज होगा। टेक्निकल है, ठीक है। 10 करोड़ का लेकिन लिमिट है, आपको ध्यान रखना है, नॉट लेस देन 10 करोड़। क्लियर है? फिर है स्पॉन्सर को कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो ईच स्पॉन्सर शेल होल्ड और प्रपोज टू होल्ड नॉट लेस देन 5% ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द REIT, और क्यूमुलेटिवली कलेक्टिवली होल्ड मिनिमम 25% ऑफ द यूनिट्स ऑफ REIT फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। इसको आप मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड लॉक इन से कंपेयर कर सकते हो। सेम जैसे ICDR में प्रोविजन है, मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन 20% होना चाहिए, और उसमें 3 साल का लॉक इन होता है। सेम ये भी है कि मिनिमम 25% कलेक्टिवली स्पॉन्सर ने इन्वेस्ट करना है यूनिट्स ऑफ REIT में, और ये 3 साल तक होल्ड करना है, ठीक है। सिमिलर है। और फिर है इन्वेस्टमेंट कंडीशन, जब आप पढ़ते हो तो उसमें आती है कि 80% एटलीस्ट ऐसे एसेट्स में, REIT एसेट्स में आपको लगाना है जो कंप्लीटेड है एंड रेवेन्यू जनरेटिंग है, ठीक है। एटलीस्ट 80% कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स में REIT को पैसा लगाना होता है, और बचा हुआ 20 अलग अलग बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, आप रिमेनिंग 20% कहीं भी लगा सकते हो। 80% एटलीस्ट जो है वो कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स में ही लगाना है। क्लियर है? अब आते हैं सर INVIT पे, ठीक है। ये था REIT, देख लो अच्छे से, सब देख लो, बोल लो, अच्छे से देख लो, बोल लो। आ रहा है ख्याल में? अब आते हैं INVIT में, ठीक है। ध्यान दो, हल्का हल्का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोविजंस है। बोलो, स्पॉन्सर के नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स हैं, कलेक्टिव लिमिट सेम है, क्यूमुलेटिव लिमिट 100 करोड़, और अगर LLP है तो नेट टेंजिबल एसेट देखेंगे 100 करोड़। यहां पे इंडिविजुअल स्पॉन्सर का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ये आपको डिफरेंस नोट करना है कि यहां इंडिविजुअल स्पॉन्सर का वो 20 करोड़ वाला लिमिट नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्यूमुलेटिव लिमिट है कि अगर आपका स्पॉन्सर बॉडी कॉर्पोरेट है या कंपनी है तो हम नेटवर्थ देखेंगे, 100 करोड़ मिनिमम होना चाहिए, एटलीस्ट 100 करोड़। और अगर आपका जो स्पॉन्सर है वो LLP है तो हम नेट टेंजिबल एसेट चेक करेंगे, 100 करोड़ के होने चाहिए। क्लियर है?
इंडिविजुअल स्पॉन्सर लिमिट नहीं है। फिर इन्वेस्टमेंट मैनेजर का लिमिट भी सेम है कि अगर कंपनी है या बॉडी कॉर्पोरेट है तो नेटवर्थ देखेंगे 10 करोड़, और अगर एलएलपी है तो नेट टेंजिबल एसेट्स देखेंगे 10 करोड़। ठीक है, ये एग्जैक्टली सेम है। फिर है स्पॉन्सर कितना इन्वेस्ट करेंगे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट बाय स्पॉन्सर, द कंसोलिडेटेड वैल्यू ऑफ ऑल सच होल्डिंग्स, इसमें अलग अलग होते हैं, एट एसपीवी लेवल और एट द यूनिट्स ऑफ आईएनवीआईटी लेवल हेल्ड बाय स्पॉन्सर शेल नॉट बी लेस देन 15% ऑफ द टोटल यूनिट्स। ठीक है, ये आपको ख्याल में रखना है। क्यूमुलेटिव वैल्यू है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी आप होल्ड करो, क्योंकि इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 15% ऑफ द टोटल यूनिट्स आपको होल्ड करने हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? ऑन अ पोस्ट इशू बेसिस, ऑन अ पोस्ट इशू बेसिस 15% ऑफ द टोटल यूनिट्स क्यूमुलेटिवली डायरेक्टली इनडायरेक्टली होल्ड करने। क्लियर है? देख लो भाई, जल्दी जल्दी देख लो। बढ़े आगे, चलो। तो ये था आईएनवीआईटी एंड आरईआईटी। आखिरी अब पेज है। ठीक है, आखिरी आगे बढ़ते हैं। अब है अदर बोरिंग टूल्स। अदर बोरिंग टूल्स पे आ जाओ। ठीक है, सबसे पहला है इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट क्या होती है? 2 लिमिट होती है। ठीक है, पहला है 60% ऑफ 3 चीजें आती हैं, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। 3 चीजों का क्यूमुलेशन करो, उसका 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसका पूरा 60%, और 100% ऑफ 2 ही चीजें, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 चीजों का 100% ऑफ द फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। आए ख्याल में? तो 60% ऑफ 3 चीजें, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम 60%, 100% 2 चीजों का, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, विच एवर इज हायर। इतना मैक्सिमम लोन एंड इन्वेस्टमेंट बिना शेयर होल्डर के अप्रूवल के आप कर सकते हो। ये बोर्ड की लिमिट है कि बोर्ड बिना शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के कितना बोरोइंग अपना लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट कर सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कमर्शियल पेपर के लिमिट्स पे। इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, बोलो। तो कमर्शियल पेपर की क्या लिमिट्स हैं? नेट टेंजिबल नेटवर्थ आपका होना चाहिए कंपनी का नॉट लेस देन 4 करोड़। जो भी कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करना चाहती है उसका टेंजिबल नेटवर्थ, ठीक है, टेंजिबल नेटवर्थ यानी इंटेंजिबल एसेट्स नहीं आएंगे, टेंजिबल नेटवर्थ उसके होने चाहिए एटलीस्ट 4 करोड़। ठीक है, नॉट लेस देन 4 करोड़, 4 करोड़ के नेट टेंजिबल वर्थ आपका होना चाहिए। फिर आपका कोई ना कोई वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन होना चाहिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। कितने अमाउंट का वो नहीं है, लेकिन वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन होनी चाहिए फ्रॉम एनी बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और फिर आपका जो बोरोअल अकाउंट है वो स्टैंडर्ड एसेट के कैटेगराइजेशन में होना चाहिए, वो सब स्टैंडर्ड या एनपीए कैटेगरी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड एसेट के कैटेगरी में होना चाहिए। फिर आपका जो क्रेडिट रेटिंग आना चाहिए कमर्शियल पेपर का वो है A2 मिनिमम, मिनिमम क्रेडिट रेटिंग भी है A2 मिनिमम। ठीक है, और जो भी आप कमर्शियल पेपर इशू करोगे वो डिनोमिनेशन होगा 5 लाख एंड मल्टीपल्स देयर ऑफ। मिनिमम डिनोमिनेशन जो इसका होगा, एक इन्वेस्टर से मिनिमम जो पैसा आप लोगे वो है 5 लाख और मल्टीपल्स देयर ऑफ। क्लियर है? तो ये कुछ लिमिट्स हैं। 3 चीजें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हैं और 2 कमर्शियल पेपर के इशू की लिमिट्स हैं। ठीक है, 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? टेंजिबल नेटवर्थ एटलीस्ट 4 करोड़, नॉट लेस देन 4 करोड़। फिर आपका कोई ना कोई वर्किंग कैपिटल सैंक्शन होना चाहिए फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और आपका जो भी बोरोल अकाउंट है उसका क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड एसेट कैटेगरी में होना चाहिए। ये 3 आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कंडीशंस हैं। फिर जब भी आप एलिजिबल हो और आप इशू कर रहे हो तो आपका मिनिमम क्रेडिट रेटिंग आना चाहिए A2, और आपका जो डिनोमिनेशन है इशू का वो होना चाहिए 5 लाख एंड मल्टीपल्स देयर ऑफ। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं कमर्शियल पेपर की। आगे बढ़ते हैं, देख लो एक बार, देख लो। पॉज कर दो, हाँ पॉज कर सकते हो, इसलिए मैं लाइव नहीं लेता, इसलिए मैं लाइव नहीं लेता, पॉज नहीं कर सकते। यहां पॉज करो, बढ़िया खुद भी थोड़ा बोलो, ये फायदा हो सकता है आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़े। और फिर है डिपॉजिट्स के केस में आपने पढ़ा होगा एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी का एक कंसेप्ट होता है कि एलिजिबल कंपनी ही है जो पब्लिक से डिपॉजिट रेज कर सकती है। जो भी एलिजिबल कंपनी नहीं है
वो पब्लिक से डिपॉजिट रेज नहीं कर सकती, वो सिर्फ अपने मेंबर से डिपॉजिट रेज कर सकती है। तो पब्लिक डिपॉजिट रेज करने हैं तो यू हैव टू बी एन एलिजिबल कंपनी। तो एलिजिबल कंपनी के क्या क्राइटेरियाज हैं वो हमको यहां पे पढ़ने हैं, ठीक है। आ जाओ, तो पूरा वो रूल वूल दिया हुआ है, ध्यान दो। नेटवर्थ होना चाहिए नॉट लेस देन 100 करोड़, नेटवर्थ होना चाहिए नॉट लेस देन 100 करोड़, और टर्नओवर होना चाहिए नॉट लेस देन 500 करोड़, ठीक है। दोनों में से एक ही लिमिट आपको फुलफिल करनी है। नेटवर्थ नॉट लेस देन 100 करोड़, नेटवर्थ नॉट लेस देन 500 करोड़। आए ख्याल में? सॉरी, टर्नओवर नॉट लेस देन 500 करोड़, नेटवर्थ 100, टर्नओवर 500, नेटवर्थ 100, टर्नओवर 500, नॉट लेस देन, ठीक है, यानी मिनिमम 100 करोड़ और मोर, 500 करोड़ और मोर। आए ख्याल में? तो नेटवर्थ नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर, और टर्नओवर 500 करोड़ और मोर, ठीक है। दोनों में से एक आपका फुलफिल होना चाहिए। एंड फिर प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है कि एसआर इन जीएम पास हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड obtain prior consent of the company in general meeting by way of special resolution and also file this resolution with ROC, ठीक है, before making invitation from the public, ठीक है। ये तो प्रोसीजर है। लिमिट जो है वो है नेटवर्थ और टर्नओवर की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको पता है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व जमा करना होता है, ठीक है। जो भी डिपॉजिट आपके मेच्योर हो रहे हैं लिक्विडिटी के लिए होता है कि आप डिफॉल्ट ना करो, कुछ पैसा आपका लिक्विड पड़ा रहना चाहिए ताकि आप तैयारी रखो रिडम्पशन की, ठीक है। डिपॉजिटिंग सच सम, एक्चुअल डिपॉजिटिंग है, ये रिजर्व ट्रांसफर करना नहीं है, ये कोई जर्नल एंट्री की बात नहीं हो रही, ये एक्चुअल पैसा अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहा जा रहा है। डिपॉजिटिंग सच सम विच शैल नॉट बी लेस देन 20%, 20% कम से कम पैसा एक बैंक अकाउंट में जमा करना है। 20% का ऐसे डिपॉजिट्स का जो मेच्योर हो रहे हैं, ठीक है। कौन से कब मेच्योर हो रहे हैं? अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट्स मेच्योरिंग ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, जो साल आपका चल रहा है उसी साल में जो भी मेच्योर हो रहे हैं डिपॉजिट्स उन सबका, एंड फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग, करंट ईयर जो चल रहा है उसमें जो भी रिडीम हो रहे होंगे, मेच्योर हो रहे होंगे वो सारे डिपॉजिट्स, और इमीडिएटली सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो भी डिपॉजिट मेच्योर हो रही है, ये सारे डिपॉजिट जो भी मेच्योर हो रहे हैं इनका 20% आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में मेंटेन करना है। क्लियर है? एंड kept in a scheduled bank in a separate bank account to be called as deposit repayment reserve account, ठीक है। डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट खोलना है, शेड्यूल बैंक में ही खोलना है, सेपरेट बैंक अकाउंट होना चाहिए, और 20% आपको इन्वेस्ट करना है। क्लियर है? तो ये है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। अब सर ये लास्ट है, ये लास्ट है। एलओडीआर का मैंने एक टेबल डाला है, इसमें नंबर्स की लिमिट नहीं है बट ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो लेट्स कवर इट अप। जो टॉप 1000 2000 कंपनीज के लिमिट्स आते हैं ना वो है 500 वाला, अभी कोई रहा नहीं है, ठीक है। 500 वाला अब कोई रहा नहीं है, 1000 और 2000 वाले ही बचे। तो टॉप 1000 कंपनीज के लिए क्या स्पेशल प्रोविजंस अप्लाई होती है, ऐसे कौन से काम हैं जो सिर्फ टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी को ही करने होते हैं, ठीक है। ध्यान दो, सबसे पहला है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। इसका नाम अब बदल गया है, इसका नाम है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, सिर्फ नाम बदला है, ठीक है। तो BRSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ऐसे कंपनीज को फाइल करना है, ठीक है। टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज बेस्ड ऑन एमकैप, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट डिस्क्राइबिंग द इनिशिएटिव टेकन फॉर एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस पर्सपेक्टिव। तो उसकी पूरी रिपोर्ट देनी है, साल में एक बार है, एनुअल रिपोर्ट टाइप है। फिर सेकेंड काम जो है, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर आपको अपॉइंट करना है। देखो वुमेन डायरेक्टर के क्लॉज अलग है, इसमें एक और स्ट्रिक्ट रूल आया है, वो है इंडिपेंडेंट, कि वुमेन डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर एटलीस्ट 1 ऐसे टॉप 1000 कंपनीज को अपॉइंट करना होगा। फिर है नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। टॉप 1000 कंपनीज को रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी है। फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनानी है और बाकायदा बतानी है, ठीक है। शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द एनुअल रिपोर्ट्स एंड ऑन देयर वेबसाइट्स। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी आपको ख्याल में रखना है। और अभी जो नया अमेंडमेंट आया था कि फ्रॉम 1 जनवरी 2022 टॉप 1000 एंटिटीज को डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस निकालना है फॉर ऑल देयर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है, जो भी बोर्ड पॉलिसी बनाएगा, ठीक है। डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस फॉर ऑल देयर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस फॉर ऑल देयर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। क्लियर है? तो ऐसे 5 चीजें हैं। क्या है? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस, और एक था
1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर, ठीक है, 5 चीजें। और अब आते हैं टॉप 2000 कंपनीज को क्या करना है, इनको मिनिमम डायरेक्टर्स रखने हैं 6, ठीक है, मिनिमम डायरेक्टर्स 6 रखने पड़ेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो टॉप 2000 कंपनी विच फ्रॉम 2020 शैल कंप्राइज नॉट लेस देन 6 डायरेक्टर्स, ठीक है। और कोरम जो होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का वो होगा 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर्स और 3 विच एवर इज हायर, और उसके अंदर भी एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। ध्यान दो, बहुत ही स्पेशल प्रोविजन है, ये सिर्फ टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज पे अप्लाई होता है। 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और 3 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, और उसके अंदर इट शैल इंक्लूड एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो ही वो कोरम माना जाएगा, तो ही वो मीटिंग वैलिड होगी, ठीक है। तो ऐसे 2 ही कॉम्प्लायंसेस हैं फॉर टॉप 2000 कंपनीज। क्लियर है? तो आई होप एटलीस्ट इतनी लिमिट्स तो आप याद कर लोगे बाय हार्ट। नींद से उठा के भी आपसे पूछ लूं तो ये आना चाहिए आपको, ठीक है। पहले इस पे कब्जा कर लो, पहले इस पे कमांड ला लो, फिर एक एक करके इससे जो रिलेटेड लिमिट्स हैं एक एक करके एड ऑन हो जाएगा। एड ऑन करना देखो आसान है, जब आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाता है ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन आप बहुत ही आसानी से याद कर लेते हो। तो पहले एक बेस बना लो, ये वीडियो बेस बनाने के लिए है, ऐसा नहीं कि बस इतनी लिमिट पढ़ के जाना है, ये बेस है, ये मिनिमम है। अब इसमें आप जितना पढ़ते पढ़ते रिवाइज करते करते ऐड ऑन कर पाओ उतना आपके लिए अच्छा होगा, पर ये मिनिमम लिमिट्स हैं जो हर बच्चे को पढ़ के जानी है, बाकायदा पूरी अच्छे से बाय हार्ट याद करके जानी है। यही पर्पस है इस वीडियो का। तो डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, और डू शेयर this content with all your friends. Thank you so much.